फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीसीबी बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। डीसीबी बैंक एक स्मॉल कैप बैंक है जिसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 6200 करोड़। तो जो इस डीसीबी बैंक देखेंगे तो डीसीबी बैंक का जो Q4 FY26 का रिजल्ट आया है और उसके साथ इसका कॉन कॉल भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जो डीसीबी बैंक का Q4 FY26 का रिजल्ट, उसके साथ इसके कॉन कॉल के बारे में और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल अगर देखेंगे तो ये एक बैंक है। तो मोटा मोटी पैन इंडिया बेस इसका प्रेजेंस है, ऑलमोस्ट पैन इंडिया बेस 22 स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है। तो ओवरऑल इसका जो बुक है वो रिटेल मॉर्गेज पे इसका सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। फिर इसका कोलेंडिंग करता है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करता है, एग्रीकल्चर एंड इंक्लूसिव बैंकिंग के अंदर भी ये लोग काम करते हैं। यानी इसमें एग्रीकल्चर का जैसे आपका ट्रैक्टर, फिर आपका किसान क्रेडिट कार्ड लोन, फिर आपका इंक्लूसिव बैंकिंग के अंदर जो आपका गोल्ड लोन, आपका MFI, SME, MSME इस तरह का लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। जैसे हर एक बैंक का बिजनेस मॉडल होता है वही से इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। लेकिन एक स्मॉल कैप बैंक है, इसका मार्केट कैप है 6000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q4 ऑफ FY26 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। तो आप देखेंगे इसका बैंक का जो नॉर्मली जो एडवांस यानी लोन बुक ग्रोथ का जो गाइडेंस रहता है वो रहता है आपका 18 से 20%। तो अगर आप देखेंगे Q4 में इसका एडवांस से 17.56% से ग्रो किया है और FY26 में देखेंगे तो 17.58% से। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था 18% से ग्रो करेंगे, उसी लेवल से मोटा मोटी आसपास ग्रो कर रहा है। उसके साथ इसका डिपॉजिट बुक देखेंगे तो डिपॉजिट बुक 21% से ग्रो किया है। तो डिपॉजिट बुक के बारे में देखेंगे तो जितना आपका डिपॉजिट बुक ग्रो करेगा उतना ही बैंक को ग्रो करने में उतना ही आसानी होगी। अगर आपका लोन बुक ग्रो कर रहा है 20% से और आपका डिपॉजिट बुक ग्रो कर रहा है 10% से, तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रहेगा। लेकिन इस बैंक के बारे में देखेंगे इसका लोन बुक का ग्रोथ 18% है, लेकिन डिपॉजिट बुक का ग्रोथ है आपका 22% जो कि 21% जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसका जो डिपॉजिट बुक का ग्रोथ हमेशा लोन बुक के ग्रोथ से ज़्यादा रहेगा। यानी जितना लोन बुक ग्रोथ होगा उससे ज़्यादा स्पीड में इसका डिपॉजिट बुक ग्रो होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ अगर आप इसका कासा का परसेंटेज देखेंगे तो एक इसका पूरा जो रिज़ल्ट है, इस पूरे रिज़ल्ट ने मेरे को एक ही जो पॉइंट मेरे को एक अच्छा नहीं लगा, ये इसका कासा बुक। आप देखेंगे कासा होता है आपका सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट का जो रेट होता है, जो आप सहज लैंग्वेज में कह सकते हैं जो सस्ता पैसा। यानी कि आपका बैंक में जो सस्ता पैसा ज़्यादा रहेगा आपके पास तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन को डिस्बर्स कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस बैंक का जो कासा का जो रेशियो है वो थोड़ा कम है। पहले 24% में ये मोटा मोटी रहता था, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिक्रीज हुआ है। अभी इसका परसेंटेज 22% है। तो सस्ता पैसा का जो इसका अमाउंट है थोड़ा कम हो गया है। मेरे हिसाब से इसके ऊपर मैनेजमेंट को थोड़ा काम करना पड़ेगा। और इसके ऊपर मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग ट्राई कर रहा है सेविंग्स अकाउंट करेंट अकाउंट का जो परसेंटेज है इसको बढ़ाने के लिए। और ये लोग बहुत सारे मेजरमेंट भी ये लोग ले रहा है, बहुत सारे स्टेप वगैरह ये लोग ले रहा है इस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। फिर इसका डिसबर्समेंट देखेंगे तो 40% से इसका डिसबर्समेंट बुक ग्रो करा है। आप तभी डिसबर्समेंट करेंगे जब आपका आपका बैंक का हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तभी आप डिसबर्समेंट करेंगे। अगर आप डिसबर्समेंट कर रहा है उसके साथ आपका जो पैसा आप जो लोन बांट रहा है वो आपके पास वापस नहीं आ रहा है, इस तरह का अगर सिचुएशन होगा तो आप कभी भी अपना डिसबर्समेंट रेट को नहीं बढ़ाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, जैसे MFI सेक्टर में देखेंगे जो बहुत सारे डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ गया था, कलेक्शन एफिशिएंसी घट गया था, स्लिपेज रेशियो बढ़ गया था। तब क्या कर रहा था वो लोग डिसबर्समेंट नहीं कर रहा था, डिसबर्समेंट एकदम नेगेटिव में चला गया था। जब सिचुएशन धीरे धीरे सुधर आया लास्ट 2-3 क्वार्टर में, आप देखेंगे आप हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी देखेंगे डिसबर्समेंट का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है अभी बैंक का हेल्थ सुधर गया है। अब जो ये लोग डिसबर्स कर रहा है ये डिसबर्समेंट वापस आएगा, इसीलिए वो लोग डिसबर्स कर रहा है। तो आप डीसीबी बैंक के साथ भी देख सकते हैं ये लोग डिसबर्समेंट 40% रेट से कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसका जो पैसा जो वापस आएगा इसके ऊपर इसका गारंटी है, इसीलिए लोग डिसबर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। फिर
हम इसका पैट देखेंगे, पैट मोटा मोटी इस क्वार्टर में 16.14% से ग्रो किया है और FY26 में 19% से ग्रो किया है। तो इसका लोन बुक ग्रो कर रहा है 17-18% से और 19-20% से इसका जो प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो इसका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। उसके साथ इसका अब इसका एसेट क्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से बेहतरीन एसेट क्वालिटी इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, अगर आप लास्ट 6-7 क्वार्टर से देखेंगे तो इसका एसेट क्वालिटी लगातार बेहतर हो रहा है। अब इसका GNPA का नंबर देखेंगे जो Q4 ऑफ FY25 में था 3%, वो गिर के आ चुका है 2.45% और ये आप ईयर ऑन ईयर और Q ऑन Q बेसिस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेट NPA 1.12 था Q4 ऑफ FY25, लेकिन Q4 ऑफ FY26 में है 0.89 और Q ऑन Q और ईयर ऑन ईयर बोथ टाइम फ्रेम में आप देखेंगे इसका GNPA NNPA का नंबर इम्प्रूव हुआ है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि ये लोग 1% में आपका NNPA का नंबर लेके आएंगे और आप देखेंगे 0.89 कर दिया है। तो जो मैनेजमेंट जो वादा किया था, जो गाइडेंस दिया था, उससे बेहतर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। फिर आप देखेंगे इसका जो स्लिपेज रेशियो एक महत्वपूर्ण एक पैरामीटर होता है कोई भी बैंक को देखने के लिए। जितना आपका स्लिपेज रेशियो बढ़ेगा उतना ही आपका यानी कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उतना ज़्यादा आपका प्रोविज़न करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न करना पड़ेगा तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वो डाइल्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट आपका गायब हो जाएगा। और जितना आपका कम प्रोविज़न करना पड़ेगा उतना ही आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, उतना आपका पैट बूस्ट होगा। तो ये बात आप देख सकते हैं। लेकिन इसका स्लिपेज रेशियो देखेंगे तो जो था 3.09% वो घट के हो गया है 2.28%। अगले क्वार्टर में भी था 3.08%। तो इसका स्लिपेज रेशियो कम हो रहा है, यानी कि ये लोग जो इसका जो डिफ़ॉल्ट का जो रेट है वो धीरे धीरे घट रहा है। और इसीलिए देखेंगे ये लोग डिसबर्समेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे ये लोग 40% रेट से अपना लोन बुक को डिसबर्स कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे रेशियो है। फिर आप और एक पैरामीटर देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में इम्प्रूव हुआ है। 0.36% था वो घट के हो चुका है 0.32%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 0.45 से 0.5 के अंदर अपना क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन करेगा, ये आपका इसका गाइडेंस था। लेकिन इन लोगों ने जो गाइड किया था उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। 0.32 का क्रेडिट कॉस्ट बड़े बड़े बैंक का भी नहीं होता है, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही अच्छे लेवल से अपना क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन किया है। जितना आपका क्रेडिट कॉस्ट कम होगा उतना आपका प्रोविज़न कम हो रहा है। ये प्रोविज़न का एक रेशियो है। आपका प्रोविज़न अगर कम होगा तो आपका क्रेडिट कॉस्ट भी कम होगा। तो आप क्रेडिट कॉस्ट है आप मोटा मोटी एक धारणा लग सकता है कि आपको कि ये प्रोविज़न कम कर रहा है, स्लिपेज रेशियो कम हो रहा है, ये बात है। फिर आप यील्ड के बारे में देखेंगे। इसका यील्ड जो है, यील्ड मोटा मोटी है इसका 10.98%। तो यील्ड थोड़ा घटा है, उसके साथ कॉस्ट ऑफ फंड भी घटा है। तो स्प्रेड आप देखेंगे मोटा मोटी इंप्रूव हो रहा है। और उसके साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे जो 3.29% था वो बढ़ के हो गया है 3.39%। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका जो यील्ड, इसका जो नीम है यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो इम्प्रूव हुआ है। और मैनेजमेंट ने कहा भी था कि Q4 में इसका नीम ऊपर के दिशा में जाएगा और जो गाइडेंस किया था उसके अनुसार ही परफॉर्मेंस इन लोगों ने किया है। फिर इसका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता है, यानी कि आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है आपको इनकम करने के लिए, यानी कि आपको कितना एक्सपेंस करना पड़ा है, इससे आपको एक्सपेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे मोटा मोटी ऑलमोस्ट स्टेबल है, 62% था, अभी 60.53 है। मेरे हिसाब से इसका एक्सपेंस जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ये थोड़ा और घट सकता है। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े बैंक का 30-40 के रेंज में रहता है मोटा मोटी आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो, लेकिन इसका 60% है। ये अगर 50% में आ जाएंगे तो और भी अच्छा इसको प्रॉफिट ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो इस सेगमेंट में बैंक को और थोड़ा इम्प्रूव करने का स्कोप है। देखते हैं मैनेजमेंट कैसे क्या करता है। मैनेजमेंट ने कहा भी है कि ये लोग अपना जो ओपेक्स यानी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो और भी नीचे की दिशा में लेके आएंगे, ये बात है। फिर इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 17% से ग्रो किया है। तो अच्छे लेवल से इसका नेट इंटरेस्ट इनकम भी ग्रो कर रहा है। और उसके साथ और दो पैरामीटर देखेंगे जो है ROA और ROE। आप देखेंगे इसका ROA 0.95 था वो बढ़ के हो गया है 0.97%।
तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि ये लोग FY27 में अब इसका जो ROE है वो 1% के ऊपर लेके जाएंगे। और ROE देखेंगे तो ROE इसका एनुअल हिसाब से यानी FY26 के हिसाब से इसका ROE 12.77% और इसका Q4 के हिसाब से देखेंगे तो 13.53% इसका ROE है। तो ये हो गया। और उसके साथ अगर इसके लोन बुक का जो ग्रोथ देखेंगे तो इसका जो रिटेल मॉर्टगेज वो 8% से ग्रो किया है और इसका जो को लेंडिंग 25% से ग्रो किया है। इसका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस 14% से, एग्रीकल्चर और इंक्लूसिव बैंकिंग यानी जो आपका माइक्रो फाइनेंस, SME, आपका किसान क्रेडिट कार्ड लोन, फिर आपका MFI सेगमेंट, इस तरह का जो सेगमेंट, MSME सेगमेंट, जो गोल्ड लोन सेगमेंट, इस तरह का जो सेगमेंट है वो 19% से ग्रो किया है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी रिजल्ट। अब चलते हैं कॉन कॉल में और उसके साथ गाइडेंस भी कॉन कॉल के साथ हम डिस्कस कर देंगे। तो पहले देखेंगे जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उस गाइडेंस से ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में देखेंगे ओवर अचीव किया है ऑलमोस्ट। जैसे आप देखेंगे इसका लोन बुक का ग्रोथ मैनेजमेंट ने कहा था 18 से 20% उसी लेवल से ग्रो किया है। और उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 1% के नीचे अपना नेट NPA को लाएंगे, तो 1% के नीचे ही लेके आया है। फिर मैनेजमेंट ने कहा था इसका नीम जो नीम इम्प्रूव होगा, तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका नीम भी इम्प्रूव हुआ है। उसके साथ अगर आप इसका जो क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस था 0.45 से 0.50 के अंदर रहेगा। अब देखेंगे इसका क्रेडिट कॉस्ट है अभी 0.32%, वो भी अच्छे है। स्लिपेज रेशियो भी कम होगा, वो भी मेंटेन किया है। और इसका ROE का जो मैनेजमेंट ने जो कहा था उसी अनुसार प्रदर्शन कर रहा है। और ROE का गाइडेंस था 1%, अभी है मोटा मोटी 0.97%। तो मोटा मोटी मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उसके अनुसार इसका प्रदर्शन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग जो इसका को लेंडिंग यानी दूसरे के लिए जो लेंडिंग करता है इसे कहते हैं को लेंडिंग। तो को लेंडिंग का जो ग्रोथ देखेंगे अभी इस क्वार्टर में 25% इसका को लेंडिंग बुक ग्रो कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है जो को लेंडिंग जो बुक है उसका जो यील्ड है थोड़ा कम है। ओवरऑल जो यील्ड है उससे कंपेयर करेंगे तो को लेंडिंग बुक का यील्ड थोड़ा कम है। तो अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट का यील्ड कम होगा तो ये कम यील्ड पूरे एवरेज को थोड़ा बहुत डाउन कर देगा। इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लो यील्डिंग वाला जो को लेंडिंग बुक है उसका परसेंटेज आप धीरे धीरे घटाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा, ये भी कहा है कि इसका पहले को लेंडिंग बुक ऑलमोस्ट 90-100% से ग्रो करता था, लेकिन आप देखेंगे 25% से ग्रो कर रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग इन फ्यूचर आगे में इसका जो ग्रोथ रहेगा वो ओवरऑल बुक के साथ ग्रो करेगा। यानी इसका को लेंडिंग बुक जो पहले 100% से ग्रो करता था आप 25% से ग्रो कर रहा है। इन फ्यूचर यानी FY27 या फिर FY28 में ये 18 से 20% से ग्रो करेगा। ये बात आप देख सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है जी जो क्रेडिट कॉस्ट वगैरह है, जो क्रेडिट कॉस्ट 45 से 50 बिप्स के अंदर रहेगा। तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, जितना भी अनसर्टेनिटी आ जाए, लेकिन 45 से 50 बिप्स के अंदर इसका क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि FY27 के लिए लोन बुक का जो गाइडेंस दिया है वो दिया 18 से 20%, जो पहले भी गाइडेंस दिया था। NPA का गाइडेंस है बिलो 1%, जो पहले भी था। उसके साथ इसका ROE का गाइडेंस है जो 1% के ऊपर इसका ROE चला जाएगा। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है, वो इन लोगों ने ये भी रिटेन किया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो क्रेडिट कॉस्ट 45 से 50 बिप्स का अंदर रहेगा। और उसके साथ ROE का जो गाइडेंस दिया है तो मैनेजमेंट ने कहा है 13.50 होगा FY27 के एंड में। अभी मोटा मोटी 12.50 चल रहा है, तो 1% बढ़ेगा FY27 के एंड में, और FY28 के एंड में और 1% यानी कि 14.50 रहेगा। यानी इसका ROE आप देखेंगे 1 से 2 साल के अंदर मोटा मोटी 15% के रेंज में चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर आपका ROE और ROA ऊपर की दिशा में जाएगा तो ये बैंक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो और इसी दिशा में इस बैंक ग्रो भी कर रहा है, उसी दिशा में बैंक अपना जो फोकस को शिफ्ट कर रहा है, लो ROE से हाई ROE की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे 1-2 साल पहले इसका ROE और भी नीचे था, धीरे धीरे आप 12.50 लेवल पे आ गया है और 12.77% है। तो 1-2 साल के अंदर ये मोटा मोटी 15% में पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये हो गया आपका इसका गाइडेंस। अब चलते इसका गोल्ड लोन का बुक भी ऑलमोस्ट 50% से ग्रो कर रहा है।
उसके साथ और इसका जो वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसका जो प्राइस टू बुक है ये आपका बिलो 1% है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस टू बुक 1.5 से 2 से बीच रहना चाहिए, क्योंकि इसका ग्रोथ मोटा मोटी 18 से 20% के रेट में ग्रो कर रहा है। ROE इंप्रूव हो रहा है, ROE इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी तो ज़बरदस्त है, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, स्लिपेज रेशियो कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बैंक का जो प्राइस टू बुक रेशियो है मेरे हिसाब से थोड़ा अंडर वैल्यूड है। इसको 1.5 से 2 के बीच इसका प्राइस टू बुक होना चाहिए। इससे बुरे क्वालिटी का जो एसेट क्वालिटी वाला बैंक का भी आप देखेंगे प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 2 के बराबर है, लेकिन इसका एसेट क्वालिटी उस बैंक के हिसाब से जो बुरे वाले जो एसेट क्वालिटी वाला जो बैंक है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो प्राइस टू बुक मेरे हिसाब से थोड़ा कम है और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो लेकिन ये मेरे हिसाब से लगता है, ये देखते हैं मार्केट इससे कैसे क्या इसको रिवार्ड वगैरह करता है। तो यही था आज का मोटा मोटी डिस्कशन डीसीबी बैंक के ऊपर। आई होप आई डिस्कस ऑल द पॉइंट, ऑल द पैरामीटर, ऑल द मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट ने जो बोला है। और इसके साथ और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, मैनेजमेंट ने ये भी कहा है जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, जो अमेरिका ईरान इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रहा है, जो उसका अगर थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, युद्ध अगर लंबा खींच जाए तो जो SME MSME वाले जो सेगमेंट है जो रॉ क्रूड के ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर कि इसका इफेक्ट पड़ेगा, और इसमें इफेक्ट इस डीसीबी बैंक भी होंगे। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह नहीं आया है। जो कलेक्शन एफिशिएंसी वो भी तगड़ा चल रहा है, स्लिपेज रेशियो घट रहा है, अभी तक कोई डिस्प्यूट या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। लेकिन अगर इन फ्यूचर ये थोड़ा और खींच जाए तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैनेजमेंट ने ईस्ट वेस्ट एशिया क्राइसिस के ऊपर जो कॉशियस कमेंट्री दिया है, हर एक मैनेजमेंट देखेंगे इसके ऊपर कॉशियस कमेंट्री दिया है, क्योंकि इसके ऊपर इंडिया का कोई हाथ नहीं है। तो इसका रेपरकशन, इसका जो एक युद्ध का जो इफेक्ट होता है वो इकोनॉमी में आएगा, क्योंकि जो इंडिया है वो ऑयल जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 95% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। तो इसीलिए इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में आएगा अगर ये युद्ध थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाए। तो यही था मोटा मोटी डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।